नमस्कार, बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम अपने जीवन की सफलताओं को देखते हैं और अपनी जीवन यात्रा को याद रखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा याद और सबसे ज़्यादा भूमिका शिक्षा की होती है। हम हमेशा याद करते हैं कि हमने किस तरह से पढ़ाई की, हमारे शिक्षक कौन थे और किन कारणों से और किन सभी के योगदान से हम कहीं पहुंच पाए हैं। इसी संबंध में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि शिक्षा वो है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास में मददगार हो। स्वामी विवेकानंद भी यही चाहते थे कि शिक्षा वो है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाए। लेकिन 1986 के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को परिवर्तित करने की ज़रूरत आन पड़ी और आज जो नई शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है, क्या वो महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के इस सपने को साकार करने में योगदान देगा? इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राजीव सक्सेना को। आप आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध विभाग, वाणिज्य संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हैं। राजीव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि हम जानते हैं कि 1986 के बाद में आज ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन किया गया है और किसी भी देश की जब हम सफलता की बात करते हैं तो कुछ उसके आर्थिक मापदंड देखे जाते हैं, लेकिन उन सब के पीछे शिक्षा ही होती है जो उसे एक स्तर पर लेकर जाती है। तो इस तरह के परिवर्तन की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई? ये देखिए, अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है और 29 जुलाई को मंत्रिमंडल ने जिसको स्वीकृति प्रदान की है और पिछले 4-5 सालों से सुन रहे थे कि शिक्षा नीति पे काफ़ी कार्य हो रहा है, उस बहस के बाद ये आई है। और इस शिक्षा नीति में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जो समर्थ भारत की बात को दृष्टिगोचर होता है। भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं पे पहली बार जोर दिया गया है। तो मैं अगर ये कहूँ कि भारतीय ओरिएंटेड शिक्षा नीति आई है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसी कि आवश्यकता थी कि इस तरह की शिक्षा नीति आए जो हमें एक समर्थ बनने में, हमारे युवकों को समर्थ आत्मनिर्भर बनने में योगदान दे, वो सब मेरे को इस शिक्षा नीति में दिखाई दे रहा है। और अभी अगर हम देखें तो शिक्षा नीतियाँ बहुत सारी आई। 1986 में अंतिम बार आई थी, उसके बाद 2005 में हालांकि नॉलेज कमीशन बना, सैम पित्रोदा जी की अध्यक्षता में, उन्होंने बहुत सुझाव दिए। उससे पहले 63-64 में कोठारी कमीशन, ये कोठारी शिक्षा आयोग आया था। 1948 में सबसे पहली शिक्षा नीति डॉक्टर राधाकृष्णन जी जिसके चेयरमैन थे आई थी। तो तीसरी शिक्षा नीति अगर हम कहें मोटे रूप में तो आई है। बीच बीच में अलग अलग कमेटीज़, कुछ रिपोर्ट्स उनकी आई हैं, चाहे नेशनल नॉलेज कमीशन कह लो या मुदालियार आयोग कह लो, तो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं। तो ये एक बहुत बृहद शिक्षा नीति का एक अटेम्प्ट है भारत में, और जो भारतीय ओरिएंटेड लेके भारत को बीच में रख के लोगों को, युवाओं को कैसे आत्मनिर्भर समर्थ बनाएं और कैसे अपनी ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएं, कैसे अपनी भाषाओं पे जोर दें, इस शिक्षा नीति पे मेरे ख्याल से जोर दिया गया है। बिल्कुल। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो शिक्षा नीति है ये एलिमेंट्री लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक असेसमेंट हो गया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो गया और जिसका एजेंडा भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री क्लासेस की, क्योंकि वही जो है आधारशिला बनते हैं हमारे देश के भविष्य का। तो छोटे बच्चों को किस तरह के चेंजेस, उनके अभिभावकों के लिए जो कि बहुत बड़ी चुनौती होगा, किस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे? बिल्कुल सही कहा शालू जी, क्योंकि जो नींव है वो बचपन से डलती है, पहली क्लास से डलती है, और जिस तरह से उसकी नींव और जो कल्चर उसकी बन जाती है वो उस तरह से उसका आगे विकास होता है। तो अभी जो शिक्षा नीति आई है इसमें 5+3+3+4 का फार्मूला है, यानी जो 5वीं क्लास तक एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें 3 क्लास तक, कक्षा 3 तक केवल मात्र बच्चे को खेल कूद में, उसको पेंटिंग्स में, कोई उसके बिना होमवर्क किए हुए जिसमें उसकी रुचि है, उस तरह की शिक्षा दी जाएगी। और तीसरे में जाके उसकी परीक्षा होगी, तीसरे स्टैंडर्ड पे जाके, और परीक्षा तो हर साल होगी, लेकिन तीसरे स्टैंडर्ड में अगर वो नहीं आगे तो आगे, पहले 8वीं तक ऐसे ही आगे बढ़ा देते थे, ऐसा नहीं होगा। तीसरी तक उसकी कोई मतलब खेल कूद में उसको एक नेचुरल वे में उसको विकास का अवसर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर जोर दिया है जी। मातृभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सारे वैज्ञानिकों ने, सारे ज्ञानियों ने, सारे भाषा विशेषज्ञों ने ये कहा है कि जिस भाषा में घर में बच्चा सीखता है, अपनी माँ से इंटरेक्शन में आता है, वो अगर उसकी शिक्षा की भाषा हो
तो उसका सर्वांगीण विकास होता है, उसकी नींव ठोस होती है। तो जैसे अभी बहुत अंग्रेजी पे जोर, पहली क्लास से भाषा सब सीखनी चाहिए, अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन शुरू के पढ़ाई उसकी मातृभाषा में होगी तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल और उसका एक जो विकास होगा विद्यार्थी का वो बहुत अधिक होगा। तो 5वीं तक केवल मातृभाषा में शिक्षा होगी। जो भी तमिल का विद्यार्थी है तो तमिल में जो उसकी मदर टंग होगी उसमें उसकी शिक्षा होगी। राजस्थान में, यूपी में हिंदी चलती है तो हिंदी में होगी, गुजरात में गुजराती में होगी। तो जो भी, तो इससे मेरे को ये लगता है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जी। तो प्रोफेसर राजीव, अगर हम बात करें तो जो आजकल के बच्चों पे स्कूल बैग का जो बहुत बोझ है और उनके ऊपर एक परफॉर्मेंस प्रेशर है, हम देखें कि जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, वो भी कभी कभार ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा दूसरों से कैसे बेहतर बनेगा। तो ऐसे में क्या उस चीज़ से राहत मिलेगी? बिल्कुल राहत मिलेगी। कक्षा 3 तक उस पर कोई बस्ते का बोझ नहीं है। ये नई शिक्षा नीति में केवल उसको खेलने कूदने ही जाना है। जो उसका ये 3 से लेके यानी कक्षा 3 तक केवल खेल कूद में, केवल अपने टीचर से इंटरेक्ट करके, नई नई चीज़ों को विजुलाइज करके, देख के और हंसी खुशी वो सीखेगा। इसमें उसके ऊपर कोई भी बस्ते का बोझ, किताबों का बोझ, होमवर्क का बोझ नहीं रखा है। ये केवल उसको खेल खेल में सीखने की बात की गई है जी। और जैसा हम देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई में रुचि होती है, किसी की खेल में होती है, किसी की ड्राइंग में होती है, तो शायद इसके आने के बाद में बच्चा अपने मन का जो है वो उसे जल्दी डिस्कवर कर पाएगा। बिल्कुल, ये है कि वो उसमें जो उसका अभिवृद्धि होगी, जो उसके देख कर सीखने में, विजुलाइज करके सीखने में, खेल कूद में वो होगी, तो वो उसका एक डेवलपमेंट नींव इसकी एक मजबूत बनेगी। और चूंकि अपनी लैंग्वेज में जो घर में बच्चा बोलता है उसमें होगी, तो वो बहुत क्लियरिटी से अपनी सब चीज़ों को विकसित कर पाएगा। जी। जब ये इम्प्लीमेंटेशन इसका हो जाएगा, कोई भी चीज़ जब हम बदलाव देखते हैं, जब भी सरकार किसी भी प्रकार का बदलाव लाती है तो शुरू में सबको बहुत दिक्कत आती है, लेकिन जब उसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगते हैं उस तब जाकर यकीन होता है, जिसको कुछ समय लगता है, 2, 4, 5 साल लग जाते हैं। इस शिक्षा नीति के आने के बाद किस तरह के सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, इसमें जो मैंने आपको बताया कि 3 साल तक केवल खेलकूद, फिर 2 साल 5वीं तीसरी में परीक्षा, 5वीं में, फिर 8वीं में, उसको जब तक आगे पास नहीं होगा उसको आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो तीसरी, 5वीं, 8वीं पे उसका परख होगी। और 5वीं क्लास के बाद यानी 6th क्लास से उसको वोकेशनल एजुकेशन के लिए, जो हम कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो उस आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए पहले जैसे ITI वगैरह थी, ITI जो जिसमें हम औद्योगिक प्रशिक्षण वगैरह सीखते थे, तो वो 10वीं के बाद आप एडमिशन ले सकते हो या 12वीं के बाद एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जब तक बच्चे की एक रिजिडिटी बन जाती है और उसमें श्रम के प्रति वो लगाव नहीं होता जो एक छोटे बच्चे में होता है, तो यानी 6ठी क्लास का बच्चा, यानी जो जिसकी उम्र होगी करीब 9-10 साल, 9-10 साल, 12 साल, 11-12 साल, 9-10 साल के, हाँ 10, क्योंकि तीसरी ईयर से वो पहली में एडमिशन लेगा, तो ऐसे करके थर्ड से, जैसे पहले जैसे LKG वगैरह ये करते थे तो हम 2.5-3 साल, तो 3 साल की उम्र से वो खेलना कूदना 6 साल तक सीखेगा, 3 साल, और फिर 6 साल में वो 4थी क्लास में आएगा, और फिर 7 साल में 5वीं क्लास में आएगा। तो ये आके, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वो उसको जो सबसे ज़्यादा किसी बच्चे में देखें तो घर में भी हम बच्चे देखे होंगे अपने खिलौनों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, विशेषकर लड़के लोग, लड़के, तो वो लोग उसमें बनाना करना ये सब सीखते हैं। और वो उम्र सबसे अधिक सीखने की होती है और वो श्रम साध्य उम्र होती है, उसमें उसको कोई शर्म नहीं आती। तो 6ठी क्लास से वोकेशनल एजुकेशन शुरू करने की बात है, और केवल ये नाम मात्र के लिए, ये उसके डिवीज़न में, उसकी पढ़ाई में, उसके अंकों में जोड़ेगा एक पेपर, तो इससे वो सीख पाएगा। इसमें भी जैसे बहुत सारे ट्रेड, यानी 6 से लेकर कक्षा 11 तक पूरा, यानी जब तक वो स्कूल में रहेगा, अपना कोई भी ट्रेड उसकी इच्छा से विकसित कर ले। तो ट्रेड में भी जो बात सुझाई जा रही है, जैसे ऐसे नहीं केवल बहुत छोटे से, जैसे ऑटोमोबाइल कोई काम है, ऑटोमोबाइल या स्कूटर में, यानी कार बनाने का, या कारपेंटर है, इलेक्ट्रिसिटी का है, कारपेंट्री है, आपके मैसन है, आजकल मोबाइल रिपेयरिंग है, टीवी रिपेयरिंग है, टेलरिंग है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, विज्ञान, तो ऐसे बड़े ट्रेड, तो वो 6ठी क्लास से जब स्टेप बाय स्टेप सीखेगा तो 11वीं तक आते आते वो बहुत उसमें परफेक्ट हो जाएगा। आप देखिए, अगर मैं बात करूं कि बच्चे
मोट गैराज में काम करते हैं, हालांकि बच्चों को नहीं कराना चाहिए, लेकिन बच्चे करते हैं वहाँ पे जी, और वो खुशी से करते हैं, खुशी से करते हैं, अपने घर की परिस्थिति होती है इसलिए करते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते इसलिए करते हैं, लेकिन वो कितना अच्छा मैकेनिक बनता है कि जब विदेशों की कारें जो आती हैं, होंडा सिटी वगैरह, जो बड़े बड़े इंजीनियर बनाते हैं, हमारा अनपढ़ मैकेनिक उसको ठीक कर लेता है। बिल्कुल। तो ये बच्चे को शिक्षा यहाँ से, यानी कि साक्षरता और कौशल साथ साथ में जो है उसका विकास होगा। हाँ। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है जो छठी कक्षा का बच्चा है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसे क्या मालूम, क्योंकि हमारे यहाँ पे 11वीं के बाद भी जब हमें हमारे सब्जेक्ट चूज़ करने का एक ट्रेडिशनल जो तरीका है, उसके बाद भी ग्रेजुएशन हम कुछ और करते हैं, फिर हम आगे कुछ और करियर चूज़ करते हैं। तो जब 6th क्लास से हम उसको बताएंगे कि या वो कुछ चूज़ करेगा तो आगे चलते तक कुछ वो कन्फ्यूज़ हो सकता है। नहीं होगा, क्योंकि वो जिसमें उसकी रुचि होगी, वो बच्चे की पहले तो अपनी रुचि है, और रुचि नहीं तो शिक्षक लोग उसको उस रुचि को बनाने में कि कोई ना कोई ट्रेड आपको लेना है तो उसको अच्छा उस ट्रेड में उसको कुछ ट्रेनिंग भी करनी है, जैसे बाद में 8वीं क्लास यानी किसी इंटर्नशिप करनी है किसी जगह, जैसे इलेक्ट्रिकल काम कर रहा है तो इलेक्ट्रिक कंपनी में जाके वो कुछ काम करके 1 महीने का सर्टिफिकेट लेके आए, या वहीं पे लैब इस तरह की बनाई जाए स्कूल में, मैं तो कहता हूँ स्कूल में लैब बनाई जाए कि ये काम सीखे, और कहीं वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए साल में 20 दिन 30 दिन का उसका ये भी लाना होगा। तो ये जब लाएगा तो आप देखिए भारत में जो स्कूल एजुकेशन है उसमें 12th तक आते आते बच्चे 50% ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बिल्कुल। मतलब जो हायर एजुकेशन में आज बच्चे हैं 25% बच्चे हैं, केवल 25% जो पॉपुलेशन है वो हायर एजुकेशन की तरफ जाती है, और रिसर्च वगैरह में तो 5% 2-3% ही जाते हैं। तो ये जो ड्रॉप आउट्स हैं, ये जब अपना वोकेशनल एजुकेशन से साउंड कर लेंगे अपने आप को, तो आप बताइए कि ये रोजगार देने वाले बनेंगे या रोजगार लेने वाले बने। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात करी कि एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे देश के लिए बेरोजगारी, तो उसका शायद कहीं ना कहीं समाधान हमारी शिक्षा नीति से ही मिल जाएगा, और बच्चा बहुत शुरू में ही समझ जाएगा उसे क्या करना है। मैं आपको बताऊं कि जो विदेशों में अगर हम देखते हैं कि वहाँ पे 12th के बाद पढ़ते ही नहीं, अमेरिका में जर्मनी में 12th वो इतना ट्रेंड हो जाता है अपने उसको, क्योंकि इंटर्नशिप करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं उसको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और वो 12th तक आते आते उसकी जॉब लग जाती है जी। ये जो मैंने बताऊँ आपको कुछ आंकड़े हैं, जैसे जर्मनी में 96, साउथ कोरिया में 96% बच्चे वोकेशनली ट्रेंड हैं और वो अपने कहीं ना कहीं काम धंधे में लग जाते हैं। ये यूएसए में लगभग 76% है। उनको वो 12th के बाद तो उनके माँ बाप पैसा भी नहीं देते, वो अपना ही अर्न करते हैं। तो कब कर सकते हैं अर्न? जब उन्होंने कुछ इस तरह की ट्रेनिंग ली है। तो ये भारत में हम अब क्लर्क बनने के लिए भाग रहा है बच्चा, एमए पास, और कई बार विज्ञापनों में आता है पीएचडी पास चपरासी के लिए अप्लाई कर रहा है। श्रम की वैल्यू नहीं है। तो ये श्रम की वैल्यू छठी क्लास से सीखेगा तो उसके माइंड में सेट हो जाएगा, उसको कुछ होगा हमारे पास है। मेरे को किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, नौकरी मैं खुद अपना काम धंधा शुरू कर सकता हूँ। तो इसमें खुद तो समर्थ बनेगा ही, और आत्मनिर्भर बनेगा, देश को भी समर्थ बनाएगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात करी। जब वो खुद समर्थ होगा तो अपने आप से देश जो है संपन्नता की ओर अग्रसर होगा। कभी कभी राजीव जी हमें देखने में आता है कि बच्चा जो है या कोई विद्यार्थी लेते हैं जो मान लीजिए कॉलेज में आ गया है, लेकिन उसे किसी न किसी कारण से या तो रुचि नहीं होती या किसी व्यक्तिगत कारण से ड्रॉप आउट करना पड़ता है, तो उसका जो ग्रेजुएशन का 3 साल का जो कोर्स है वो अधूरा रह जाता है और वो अपने को ग्रेजुएट भी नहीं बता पाता। तो नई शिक्षा नीति में क्या कुछ ऐसा प्रावधान है कि मान लीजिए 6 महीने साल भर करके अगर वो नहीं कर पा रहा या बाद में रिज्वाइन करना चाहता है तो कैसे अपने आप को क्वालिफाइड बताएगा? ये हायर एजुकेशन में इस बार जो 5+3 के बाद जब 4 में आएगा, यानी 11th के बाद आएगा, तो वो ग्रेजुएशन लेवल पे उसको एक्सिट और एंट्री का ऑप्शन होगा। यानी वो अगर बहुत बार ऐसा होता है, हमारी लड़कियों के संग तो बहुत होता है कि उनकी शादी हो गई और उनका शिक्षा से 2 साल पढ़े और वो पूरा बीए नहीं हुआ तो बीए उनका अटक ही जाता है, बीए नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अगर आप 1 साल आपने ग्रेजुएशन का कोर्स किया 4 साल में से, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, अच्छा सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, सॉरी, और 2 साल किया है तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल किया है तो डिग्री मिलेगा, और 4 साल किया डिग्री विद स्पेशलाइजेशन मिलेगा। तो यानी इसमें यह है कि कोई बीच में अगर ड्रॉप आउट हो रहा है, जा रहा है, किसी परिस्थिति के कारण से वो पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है, तो वो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद वो वापस ज्वाइन, क्योंकि 120 जो क्रेडिट हैं उसको 4 साल में अर्जित करनी है, टोटल 120। तो इस तरह से एक क्रेडिट बैंक की बात भी है, यानी जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा हर छात्र का, जिसमें एनरोल है उसकी बैंक होगी, ये क्रेडिट बैंक। तो उसमें उसका क्रेडिट हो जाएगा। तो 1 साल में जो क्रेडिट हुआ, बाद में 3 साल बाद वो वापस सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहा है, तो वो क्रेडिट उसके पुराने काम हो जाएंगे, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो जब भी उसके 120 हो जाएंगे
उसको डिग्री मिल जाएगी। जी। तो ये है, तो यानी एक तरह से 1 साल किसी ने पढ़ाई किया, 2 साल ग्रेजुएशन करके नहीं कर पाया तो वो बेकार नहीं जा रही, यानी उसको सर्टिफिकेट तो मिल ही रहा है जी। 1 साल वो उसको वो भी काम आएगा कहीं ना कहीं, मैंने सर्टिफिकेट, या 2 साल में डिप्लोमा मिल रहा है, 3 साल में बाद में मेरे को सहूलियत मिली तो मैंने बाद में पढ़ाई कर ली। तो ये एक बहुत सकारात्मक है, यानी बहुत ही सकारात्मक ये दिया है कि हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन नहीं कर पाते, एडमिशन ले लेते हैं, फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गई या और कोई परिस्थितियां हो गई तो वो कर नहीं पाते, तो वो कभी भी अपने लाइफ में हो सकता है वो 40 साल की उम्र में सोचे मेरा ग्रेजुएशन अटक, तो उसकी क्रेडिट बैंक में उसके क्रेडिट जुड़े हुए हैं जी। और क्रेडिट जब भी वो करेगा तो किसी भी स्टेट में करेगा बिल्कुल, तो वो क्रेडिट उसके जैसे बैंक में पैसा जमा है आपका, ऐसे कभी बेकार नहीं जाएंगे, कभी बेकार। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसकी स्थापना होगी और उसके हमेशा वो खाते में क्रेडिट रहेंगे। तो ये है। इसके अलावा मैं आपको अभी थोड़ा सा स्कूल शिक्षा के बारे में और बताऊं। ये स्कूल शिक्षा में अभी जैसे इवैल्यूएशन पद्धति है, आप देखिए कि एक रट्टन विद्या है। बिल्कुल, वो असेसमेंट होता है कि कितने मार्क्स लेकर आए, कितनी शीट्स भरी और उसके बेसिस पे जो है मार्क्स मिल जाते हैं। कितना उसने क्वेश्चन रट लिए, आंसर रट लिए, इवैल्यूएशन चाहे भले उसने साल भर पढ़ाई भी नहीं की हो, उसने क्वेश्चन आंसर को, ये आती हैं आजकल सीरीज वगैरह, रट के वो पास हो सकता है, बल्कि अच्छे फर्स्ट डिवीजन 7। अब ऐसा नहीं है, इवैल्यूएशन पैटर्न में भी बहुत बदलाव किया है। इसमें जो 4 तरह से उसका इवैल्यूएशन होगा, केवल क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिख के ही नहीं होगा, वो तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा वो खुद भी अपना मूल्यांकन करेगा कि मेरी पर्सनालिटी, मेरे को कितने नंबर मिलने चाहिए। साथ में उसके सहपाठी करेंगे। अच्छा, तो सहपाठियों से जो संबंध है, उनसे कैसे रहना चाहिए हमको बीच में, कैसे अच्छी तरह रहना चाहिए, कैसे तालमेल से रहना चाहिए, वो भी सीखेगा। क्योंकि उसके सहपाठी, कल को आप मेरी सहपाठी हैं, मेरे को नंबर देना तो आपसे मेरे रिलेशन अच्छे होंगे ना, तो कि हाँ ये अच्छा है, तो सहपाठी। फिर तीसरा शिक्षक देंगे। तीसरा प्रोजेक्ट वर्क जरूर होगा जी। कुछ भी प्रोजेक्ट आप छोटा करिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करिए उस प्रोजेक्ट के भी। तो 4 तरह से ये मूल्यांकन होके सर्वांगीण मूल्यांकन होगा। केवल 5 क्वेश्चन रट के या 10 क्वेश्चन रट के पास करने वाली विद्या अब नहीं चलेगी। बिल्कुल, तो जैसा कि हम, ये तो बहुत ही अच्छी बात निकलकर सामने आई, क्योंकि बच्चा जब पढ़ाई करेगा, विद्यार्थी कहें पढ़ाई करेगा, तो साथ साथ में वो सोशल स्किल्स भी सीखेगा, इंटरपर्सनल स्किल्स भी उसकी डेवलप होंगी और साथ में वो एडजस्ट करना सीखेगा। क्योंकि हर व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें किसी कंपटीशन में अपीयर होना होता है तो उसके लिए हमें ग्रेजुएशन की डिग्री ज़रूरी होती है कि अगर मैं आगे कंपटीशन फाइट करना चाहती हूँ। ऐसे में तो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए AICTE या JEE मेन, सबके बहुत अलग अलग से इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग से कमिटीज़ हैं, तो वो किस तरह से उन स्टूडेंट्स को फिल्टर करेंगी या उनको एलिजिबल मानेंगी उस परीक्षा के लिए? ये देखिए, मैंने आपको बताया कि 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, और अब जैसे मैंने बताया 9th में जैसे सब्जेक्ट लेते थे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स होता था, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा। 9th से ही। तो आप कोई भी, जैसे कोई साइंस में रुचि है, जिसकी साइंस लेना चाहता है साइंस, लेकिन अगर उसको हिस्ट्री भी पढ़नी है तो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। कोई का म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसके टोटल 120 अंक होने चाहिए। यानी ये नहीं है कि साइंस लिया, साइंस वाला बच्चा कभी भी सोशल स्टडीज नहीं पढ़ सकता, हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें जो हमारे बड़े इंस्टीट्यूट जैसे IIMs हैं या IITs है, क्या वो मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे? क्या उनमें और शिक्षा के और जो है आवाम खुलेंगे, या वो जो मेन साइंस ही पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट ही पढ़ाते हैं, वहीं तक सीमित रहेंगे? बिल्कुल, आपने ये नहीं, इसमें ड्रास्टिक चेंज होंगे। IIT IIMs वगैरह में भी, सारे हायर एजुकेशन में भी। और वो बीटेक करने वाला बच्चा, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में करने वाला बच्चा या बीटेक सिविल में करने वाला बच्चा, वो आप कुछ भी, यानी उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो एक सब्जेक्ट म्यूजिक ले सकता है, कोई इसका सोशियोलॉजी में है। एक सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे को अकाउंटेंसी क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? उसको कैलकुलेशन अकाउंटेंसी आनी चाहिए ना, तो वो अकाउंटेंसी पढ़ सकता है। अभी तक ऐसा नहीं था। हाँ, क्योंकि हमारे जो मार्जिन्स है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से और आप साइंस बैकग्राउंड से और आप आर्ट से हैं, तो वो मिट जाएगा, और जो बच्चा है, वो जो विद्यार्थी, वो हर चीज़ पढ़ने के लिए काबिल होगा, उसको एलिजिबल माना जाएगा। जैसा आपने कहा, जो ड्रॉप आउट, और इसका एक एजेंडा ये भी है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। उसमें किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? ये मैंने आपको पहले बताया, अभी तक जो भारत में ट्रेंड देखने को मिलता है कि 12th के बाद 50-60% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हायर एजुकेशन में केवल 25% बच्चे ही आ पाते हैं। ज़्यादा से, ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, जो हायर एजुकेशन संस्थान है। तो जो 50% बच्चे वास्तव में जो ड्रॉप आउट होते हैं, वो अपने स्किल्ड होंगे और वो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपना काम धंधा शुरू करेंगे, जैसे विदेशों में होता है। विदेशों में भी हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग जाते हैं, तो यहाँ भी कम से कम उसके मन में ये कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा कि
मैं कुछ नहीं कर सकता। आज 12th करके बच्चा कुछ भी नहीं है, नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, कहीं उसको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसके पास कहीं ऑटोमोबाइल का सर्टिफिकेट है, उसकी डिग्री में लिखा है, उसके मार्क्स मिलेंगे उसको, तो वो ऑटोमोबाइल कंपनी में जाके जॉब सीख कर सकता है, नहीं तो खुद का काम शुरू कर सकता है, खुद का, उसको बैंक लोन देगी। तो ये इस तरह से, यानी जो ड्रॉप आउट्स की बात है, तो इसके ड्रॉप आउट्स हम अभी भी होंगे। हर जना हायर एजुकेशन पढ़ भी नहीं सकता, ना पढ़ना भी नहीं चाहिए, तो उसके जॉब होनी चाहिए ना सबसे पहली बात। अगर वो जॉब होगी तो क्यों पड़ेगा। बिल्कुल राजीव जी, और हम ये देखते हैं जो मार्क्स का प्रेशर आजकल जो छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर बढ़ता जा रहा है, वो कितना कम हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में ये देखा जाता है कि आपके 99% और मेरा 98, तो मैं कहीं पिछड़ गया जी। तो वो वाला एक कॉम्प्लेक्स जो है, और कितने बच्चे अवसाद में आ जाते हैं, कितने बच्चे हम देखते हैं सुसाइड के केसेस देखने मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कितना सोल्यूशन ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल पॉलिसी है। प्रैक्टिकल पॉलिसी है, क्योंकि इसका एवेल्यूशन इस तरह से किया गया है कि इवेल्यूशन में हो सकता है कि मैं कोई लिखने में कोई बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं, मैं गेम्स में बहुत अच्छा हूँ। अभी तक गेम्स को ये मानते थे एक सेकेंडरी, यानी कोई बच्चा डिबेट में बहुत अच्छा है, वो डिबेट उसका अलग काम है, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलते थे। लेकिन पढ़ाई करना चाहिए, जरूरी था। पढ़ाई वाला तो बच्चा सबसे बढ़िया है, लेकिन क्या गेम्स वाला बच्चा खराब है क्या जी? या को करिकुलर एक्टिविटीज में भाग ले रहा है, डांस में ले रहा है, म्यूजिक में ले रहा है, या डिबेट कंपटीशन में ले रहा है, पेंटिंग में ले रहा है, तो वो बच्चा कम विद्वान है क्या? तो उसके भी मार्क्स मिलेंगे इसमें पहली बार। यानी आप को करिकुलर एक्टिविटीज या करिकुलर एक्टिविटीज जो अलग से मानते थे, जिसका कोई वेटेज पढ़ाई में नहीं था, तो उसमें उनका वेटेज मिलेगा, और वो बच्चा आगे जाके, यानी अब पढ़ने वाला ही बच्चा टॉपर नहीं होगा। कोई बच्चा बहुत अच्छा म्यूजिशियन है तो उसके भी नंबर, एक क्रेडिट अच्छे आएंगे जी। तो वो उसको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो और ये सब लोग ये चीज़ समझ पाएंगे, और शायद अभिभावकों के लिए बहुत ज़रूरी होगा ये समझना कि यदि आपका बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है और वो दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छा है, तो उस चीज़ के लिए उसे एक्नॉलेज किया जाएगा, उस चीज़ के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाएगा, और कोई भी चीज़ छोटी बड़ी ऊंच नीच के परे हो जाएगी। हाँ, अभी तक ये था हमारे साइंस के बच्चे बहुत बढ़िया हैं, बहुत क्वालिटी वाले हैं, फिर सेकंड नंबर कॉमर्स में जाएंगे, फिर थर्ड नंबर आर्ट्स में जाएंगे। जैसे हायर एजुकेशन की तरफ चलते हैं तो ना एक रिसर्च जो सब्जेक्ट होता है, एमफिल करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, उसकी भी बहुत महत्व होता है। अब क्या होगा? अब जैसे मैंने बताया आपको कि 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होगा, फिर अगर कोई पीजी करना है तो 1 साल और करना है उसको, पीजी करेगा। लेकिन ये जो रिसर्च के लिए आगे ओरिएंटेशन होगा, ये पहले आफ्टर पीजी आप रिसर्च का ओरिएंटेशन बनाते थे, तो वो खाना पूर्ति की पीएचडी होती थी, केवल उसको पीएचडी की डिग्री लेनी, क्योंकि अब वो हायर एजुकेशन में आ गया, उससे कहीं प्रोफेसर बनना है, किया, फिर पीएचडी किया। एमफिल तो इस बार खत्म ही कर दिया है, ये बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि एमफिल पीएचडी डिग्री लेने के बाद, रिसर्च की डिग्री है दोनों, तो पीएचडी के बाद एमफिल की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसका 1 साल 2 साल बेकार ही जाता था। तो अब रिसर्च ही, लेकिन रिसर्च का ओरिएंटेशन नहीं होने से हमारे देश में अच्छी रिसर्च नहीं हो रही थी, खाना पूर्ति रिसर्च हो रही थी, यानी लाइन के लाइन पीएचडी स्कॉलर्स निकल रहे हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी में देखता हूँ, लेकिन वो कोई आउटपुट नहीं निकल रहा था। तो उसका फर्स्ट ईयर से अगर रिसर्च का ओरिएंटेशन, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा वो, तो वो धीरे धीरे अपनी स्किल को रिसर्च में डेवलप करेगा, कैसे रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो रिसर्च को डेवलप करके वो 5 साल बाद, यानी उसका ओरिएंटेशन कॉलेज में आती बन जाएगा, फिर पीजी 1 साल की करके वो रिसर्च में जो बच्चे जाना चाहेंगे तो वो रिसर्च में आगे जा सकेंगे, और आगे वो, क्योंकि उनकी उस तरह की मेंटेलिटी बन गई, उनका उस तरह का बन गया, तो वास्तव में उसने वो पहले फर्स्ट ईयर से डेवलप कर रहा है अपने सब्जेक्ट को, तो बहुत अच्छी रिसर्च है जिसके आगे आने वाले परिणाम 10-15 साल में बहुत अच्छे दिखेंगे। और दूसरी बात ये कि रिसर्च पे एक तो बुरा अलग से ध्यान दिया, यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात है, जो भारत में अभी तक रिसर्च में कमी है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पहली बार बनेगा, जो देश में रिसर्चेज हो रही है उनको देखेगा, और किस फील्ड में हमें ज़्यादा रिसर्चेज करनी है देखेगा, उसमें उनको फेलोशिप वगैरह, क्योंकि रिसर्च एक महंगा काम है जी, उसमें फेलोशिप वगैरह कितनी मिल रही है, उस बिना फेलोशिप के नहीं करना चाहिए रिसर्च, ये एक लग्जरी है। मैं तो इसको लग्जरी मानता हूँ। जो पीजी की क्लासेस हैं, यानी स्कूल एजुकेशन एसेंशियल है, जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, और उसको राइट टू एजुकेशन है, यानी भारत में हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है। अगर वो पढ़ना चाहता है तो गवर्नमेंट को पढ़ाना ही पड़ेगा अप टू 11th। तो लेकिन कॉलेज
लग्जरी है, कोई आवश्यकता नहीं है, और रिसर्च तो बिल्कुल लग्जरी है। ये इतना विस्तृत सब्जेक्ट है राजीव जी की, लगता से बात करते चलते चलते, क्योंकि हमारे पास समय सीमा है, एक बहुत बड़ी समस्या हम ब्रेन ड्रेन की देखते हैं कि हम एजुकेटेड यहाँ होते हैं और जाके हम विदेशों में, तो क्या इस नीति के आने के बाद में, क्योंकि इतने जॉब्स होंगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उस समस्या से निदान मिलेगा और कैसे हमारा देश और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होगा? ये देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा है कि अभी तक हम जो IITians हमारी क्रीम है, IIT IIM, वो फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज उनको ले लेती हैं, तो वो लोग जाते हैं, अब जाएं, लेकिन जब उसका रिसर्च का ओरिएंटेशन यहाँ इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स डेवलप होंगे, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की है, तो डेवलप होंगे, तो वो यहाँ पे अपना रिसर्च में ध्यान, अभी तक वो उस पर ध्यान ही नहीं है। वहाँ पे जो ये क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज फाइनेंस करती हैं, इंडस्ट्रीज रिसर्च को फाइनेंस करती हैं। तो यानी जैसे टीवी है, आज टीवी इतना कहाँ से अपन ने ब्लैक एंड वाइट से शुरू किया था, फिर कलर टीवी आया, फिर LED, और कितना वो काम वो नहीं कर रहे इंडस्ट्री, वो रिसर्च यूनिवर्सिटी कर रही है जी। रिसर्च में वहाँ पे बैठा हुआ स्टूडेंट कर रहा है, उसके टीचर पूरी टीम कर रही है। तो जब यहाँ पे ऐसा माहौल मिलेगा, रिसर्च ओरिएंटेशन माहौल मिलेगा, तो मेरे ख्याल से बाहर जाने की बात भी कम आएगी, जैसा माहौल मिलेगा। और शिक्षा नीति में पहली बार अभी तक 4.3% GDP का खर्च हो रहा था, बिल्कुल, जो बहुत कम था, और अब 6% की बात कही है जी। तो 6% बहुत होता है, यानी बहुत तो नहीं होता, लेकिन पहले से 1.7% यानी GDP का होना बहुत बड़ी बात है। तो पहली बार गवर्नमेंट ने कि इसके लिए लोग कहते हैं संसाधन कहाँ से आएंगे साहब, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना दी और इसने इतना कर दिया, लेकिन तो 6% किया है, तो 6% करना अगर वास्तव में आपको बीच में मैं रोकना चाहूंगी समय सीमा को देखते हुए, जो आपने अपना समय निकाला और जो हमें जानकारी दी, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो भारत देश है वो ज़रूर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होगा, और महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने जो सपना देखा है वो ज़रूर से पूर्ण होगा, और हमारा देश जो कि शुरू से ही सर्वोच्च और एकदम अच्छे बुद्धिजीवियों को जो उत्पन्न करता रहा है उसमें हरदम आगे बढ़ेगा। चलते चलते बहुत संक्षिप्त में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने मेरे को बुलाया इसके लिए मैं धन्यवाद, लेकिन ये शिक्षा नीति पे इस कम समय में बात करना बहुत ही मेरे को लग रहा है कम है, लेकिन जो शिक्षा नीति मैं कहूँगा पहली बार भारतीय ओरिएंटेड और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर आई है। तो ये इसके 20 साल में 15 साल में कोई भी नीति बनाते हैं, जब ये बच्चे निकलेंगे जो आएंगे, भारत में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। भारत में लोग जो एक क्लर्क की नौकरी के लिए ग्रेजुएशन और PG करने वाले, PhD करने वाले लोग भाग रहे थे, वो नहीं होगा अगर वाकई में वोकेशनल है। ये शिक्षा नीति की सबसे बड़ी बात है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। शिक्षा नीति पहले भी थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अगर ढंग से हुआ तो निश्चित रूप से एक बदला हुआ भारत आप देखेंगे। राजीव जी, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने मेरे को याद किया, दूरदर्शन को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।